जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सौरभ कुमार और आप देख रहे हैं मेंटर सौरभ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोगों ने इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे जिसका नाम है संधि। संधि आपके विषय के लिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, तो चलिए इसके बारे में हमने चर्चा करते हैं। तो संधि जो है, ध्यान दीजिएगा, संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है मिलना। क्या होता है? मिलना। या आप कह सकते हैं इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है जुड़ना होता है। क्या होता है? जुड़ना, मिलना या जुड़ना। या आप इसे कह सकते हैं योग होना। क्या कहेंगे? योग होना। तो संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मिलना या जुड़ना या क्या? योग होना। क्या इतना में किसी को दिक्कत है? मिलना, जुड़ना या योग होना, ये संधि का क्या है? शाब्दिक अर्थ है। एक बात और ध्यान देंगे, ये जो संधि है, तो ये संधि, इसमें संधि में कौन सा लिंग है? संधि में कौन सा लिंग है? तो हम कहेंगे कि संधि में जो है वो पुल्लिंग है। क्या है? संधि में कौन सा लिंग है? तो आप क्या बोलेंगे कि संधि में कौन सा लिंग है? तो आप बोलेंगे संधि में पुल्लिंग है। क्या है? तो बताइए, संधि में कौन सा लिंग है? तो पुल्लिंग है। और संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो योग होना, जुड़ना या मिलना। क्या कहेंगे? संधि का शाब्दिक अर्थ होता है योग होना या जुड़ना या मिलना। और संधि जो शब्द है वो कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द। संधि जो है वो कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द। अब हम देखेंगे कि ये जो संधि बना है, तो संधि बना कैसे है? ये जो संधि बना है, तो संधि कैसे बना है? तो ध्यान देंगे, ये जो संधि है, तो संधि में सम उपसर्ग है। क्या है? संधि में कौन उपसर्ग है? सम उपसर्ग है। और धा धातु है। क्या है? सम उपसर्ग है और धा क्या है? धातु है। और इसमें की प्रत्यय है। क्या है? ध्यान देंगे, सम उपसर्ग, धा धातु और की प्रत्यय के मिलने से क्या बनता है? संधि। अब ध्यान देंगे कि सम उपसर्ग, धा धातु और की प्रत्यय के मिलने से कैसे संधि बनता है, तो इसको हमने थोड़ा सा देख लेंगे। तो ये सम है तो सम होगा। और इस धा को अगर आपने अच्छे तरीका से लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, सम और प्लस, ये धा को क्या आप लिख सकते हैं? ध हलंत जोड़ आ। क्या आप लिख पाएंगे? क्या ध हलंत जोड़ आ लिखेंगे तो बन जाएगा क्या? धा। उसके बाद यहां पे ये जो की है, तो की को आप लिख सकते हैं क हलंत जोड़ ई। क्या लिखेंगे? क्या? क हलंत जोड़ ई। तो यहां पे जो आ है, तो इस आ वर्ण का और इस क वर्ण का, ये दोनों वर्ण की क्या हो जाते हैं? इत संज्ञा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इस दोनों वर्ण की क्या हो जाते हैं? इत संज्ञा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इत संज्ञा का मतलब हुआ ये जो भी वर्ण लिखा हुआ है इसका कोई महत्व नहीं होता है। अगर जो बच्चे वर्णमाला पढ़े होंगे और वर्णमाला में माहेश्वर सूत्र पढ़े होंगे, तो वहां आपको हमने पढ़ाए थे इत संज्ञक वर्ण। क्या पढ़ाए थे? तो यहां पे आ का और क का क्या हो जाता है? इत संज्ञा हो जाता है। क्या हो जाता है? और एक सूत्र होता है जिसका नाम है तस्य लोपः। क्या नाम है? तो इस दोनों का इत संज्ञा हो जाता है और तस्य लोपः से ये दोनों क्या हो जाते हैं? लोप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? लोप हो जाते हैं। लोप हो जाते हैं का मतलब समाप्त हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे है सम। क्या है? सम। और प्लस इधर क्या बचा है? ध। क्या बचा है? ध। और इधर से क्या बचा है? ई। क्या बचा है? ई। क्योंकि ये जो आ है, आ और क का क्या हो गया? इत संज्ञा हो गया। और इत संज्ञा होने के बाद एक सूत्र है जिसका नाम है तस्य लोपः। क्या नाम है? और तस्य लोपः से ये आ और ये क हलंत लोप हो गया। लोप हो गया का मतलब समाप्त हो गया। तो बचा क्या? धो हलंत जोड़ क्या बचा? ई। और आप जानते ही हैं कि सम प्लस ध हलंत जोड़ ई करेंगे तो क्या होगा? धी। क्या होगा?
धी। और आप जान करके आए हैं कि सम प्लस धी से क्या बनता है? संधि। सम प्लस धी से क्या बनता है? संधि। आप सभी बच्चे ये नॉर्मल आप पढ़ करके आए होंगे कि संधि का जो संधि विच्छेद क्या होता है, तो आप कह देंगे सम प्लस धी से क्या बन जाएगा? संधि। लेकिन आप कैसे ये सम प्लस धी संधि होता है, इसके बारे में हम आपको चर्चा करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा और अच्छे से समझना है। तो हमने साइड में इधर बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है? सम प्लस धी। अब आपको सबसे पहले यह समझना है कि ये इसको हमने मकार कहते हैं। क्या कहते हैं? मकार। मकार का मतलब हुआ अस्वर। क्या कहेंगे? अस्वर। अस्वर का मतलब कहने का अर्थ है यहां स्वर वर नहीं है, स्वर रहित है। क्या है? स्वर रहित। तो ये जो मकार है, अगर ये जो मकार के बाद अगर कोई भी स्पर्श व्यंजन आए, कोई भी, यानी वर्ग वाला सूत्र कहने का अर्थ हुआ से क से लेकर के कहां तक? मौ तक। अगर कोई मकार के बाद अगर कोई भी वर्ण क से लेकर के कहां तक आए? मौ तक आए, तो ये वर्ण आते हैं। तो इस मौ के स्थान पर क्या कहेंगे? इस मौ के स्थान पर जो वर्ण सबसे पहले आएंगे तो उस वर्ण का पांचवा अक्षर हो जाता है। क्या हो जाता है? उस वर्ण का पांचवा अक्षर हो जाता है। तो इस मौ के स्थान पर ये ध है, तो ध का पांचवा अक्षर क्या होगा? न। ध का पांचवा अक्षर क्या होगा? न। ये आधा है तो ये भी क्या रहेंगे? आधा। या तो आप कह सकते हैं इस मौ के स्थान पर मोनुस्वारा सूत्र से अनुस्वार हो जाते हैं। क्या कहेंगे? तो आप इसको लिखेंगे सम, तो इसके स्थान पर मौ के स्थान पर अगर कोई भी अगर ये वर्ण आएंगे तो इसके स्थान पर क्या हो जाएंगे? अनुस्वार, और ये हो जाएगा संधि। तो सम प्लस धी से क्या बन जाएगा? संधि। या तो आप इसी का दूसरा तरीका से बना सकते हैं कि ये मो है, तो मो के जस्ट बाद में अगर कोई भी वर्ग का कोई भी अक्षर आएगा तो उसी अक्षर के पांचवा अक्षर हो जाता है। तो आप यहां लिखेंगे स, और उसी के पहले आपने लिखेंगे आधा न, और ये क्या हो जाएगा? धे। तो क्या हो जाएगा? संधि। तो आपने देखा है कि संधि में सम उपसर्ग, धा धातु और की प्रत्यय मिलने से क्या बना है? संधि। और कैसे बना है? तो आप संधि इस प्रकार भी लिख सकते हैं और संधि इस प्रकार भी लिख सकते हैं। चलिए, इतना में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे हमने बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। संधि जो है ये संधि वर्णों का विषय है। संधि किसका विषय है? जैसे आपने पढ़ करके आए कि वर्णों के मेल को क्या कहेंगे? संधि। या वर्णों के योग को क्या कहेंगे? संधि। या आप कह सकते हैं वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहेंगे? संधि। और शब्दों के मेल या पदों के मेल से जो बनता है उसे समास कहते हैं। यानी कि पदों को मिलने से जो शब्द बनता है उसे क्या कहेंगे? समास। और वर्णों के मिलने से जो बनेगा उसे क्या कहेंगे? संधि। तो संधि जो है वो वर्णों का विषय है और समास जो है वो पदों का विषय है। किसका विषय है? पदों का। क्या इतना में किसी को दिक्कत? तो संधि किसके मिलने से बनता है? वर्णों के मिलने से। और आपको हमने पीछे वर्णमाला में पढ़ा करके आए हैं कि जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता उसे क्या कहेंगे? वर्ण। जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता उसे क्या कहेंगे? वर्ण। और वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहेंगे? संधि। तो चलिए हमने आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देंगे, अब इसी में एक बात आपको पढ़ना है। संधि पढ़ने से पहले संहिता। क्या पढ़ना है? संहिता। अब संहिता है क्या, इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। तो कहता है दो वर्णों के अत्यंत,
दो वर्णों के अत्यंत निकटता को हमने सन्निहिता कहते हैं। जैसे कोई भी वर्ण है, मान लिया जाए एक ये वर्ण है और एक ये वर्ण है, तो ये दोनों वर्णों के निकटता यानी करीब क्या कहेंगे? तो ये दोनों वर्णों के निकटता को हम लोग क्या कहेंगे? सन्निहिता। क्या कहेंगे? कोई भी कितना करीब है उस करीब वाले शब्द को या उस करीब वाले वर्ण को क्या कहेंगे? सन्निहिता। क्या कहेंगे? चलिए, इतना में किसी को दिक्कत है? आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमने को पढ़ना है संधि। क्या पढ़ना है? संधि। तो संधि को हम लोग प्लस भी बोलते हैं। संधि को हम लोग क्या बोलते हैं? ये योग है। ये क्या है? योग। किसका योग? तो वर्णों का योग। किसका योग? संधि में किसका योग होता है? तो वर्णों का योग होता है। तो ध्यान दीजिएगा, करा दो अत्यंत निकटवर्ती, निकट का मतलब पास वाला वर्ण, तो दो अत्यंत निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहेंगे? संधि। ध्यान दीजिएगा, इसका कहने का मतलब हुआ कि ये प्लस है और प्लस के जस्ट पहले वाला वर्ण और प्लस के जस्ट बाद वाला वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा उसी को हमने क्या कहेंगे? संधि। क्या कहेंगे? या आप इसका नॉर्मल परिभाषा बोल सकते हैं कि दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहेंगे? संधि। उसे क्या कहेंगे? दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि। बोलिए, इतना में किसी को दिक्कत? अब ध्यान देंगे, संधि की बात कर रहे हैं तो प्लस के पहले आने वाला जो शब्द होते हैं या वर्ण होते हैं उसे हमने कहते हैं पूर्व वर्ण। क्या कहते हैं? पूर्व वर्ण। और प्लस के बाद जो वर्ण आते हैं उसे कहते हैं पर वर्ण। क्या कहते हैं? प्लस के पहले आने वाला को पूर्व वर्ण और प्लस के बाद आने वाला को पर वर्ण। लेकिन संधि होता है किन किन वर्णों के बीच? तो आप कहेंगे प्लस के जस्ट पहले वाला वर्ण और प्लस के जस्ट बाद वाले वर्णों के बीच ही संधि होता है, और उसके अगल बगल वाले वर्ण का बस केवल साथ में रहते हैं। क्या इतना में किसी को दिक्कत है? अगर आपसे कोई पूछ दिया जाए कि संधि किसे कहते हैं तो आप तुरंत बता सकते हैं कि दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हमने क्या कहते हैं? संधि। दो वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या क्या कहेंगे? संधि। चलिए आगे बढ़े। आगे की बात है, हमने संस्कृत पढ़ रहे हैं इसलिए संस्कृत की चर्चा कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, करा संस्कृत भाषा में संधि कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। संधि यानी संस्कृत भाषा में जो संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला को हमने बोलते हैं स्वर संधि। पहला को क्या बोलेंगे? स्वर संधि। और दूसरा को व्यंजन संधि और तीसरा को विसर्ग संधि। बोलिए, किसी को दिक्कत? पहला को क्या बोलेंगे? स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। इतना में किसी को दिक्कत नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपने ध्यान दीजिएगा, अभी आपने बोले हैं कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि है क्या, इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। और आप लोग जो भी बच्चे इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए वीडियो को। और आप अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा क्योंकि अंत में जो हमने टॉपिक आपको बताने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप इसको पढ़ करके अच्छे से जाइएगा। चलिए, कहता है स्वर संधि किसे कहेंगे? तो स्वर संधि किसे कहेंगे? तो दो स्वर वर्णों के मेल से, दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहेंगे? स्वर संधि। दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहेंगे? स्वर संधि। अब बात आया दो स्वर वर्णों के। कहने का मतलब हुआ कि अगर जो भी योग हम करवा रहे हैं तो प्लस के पहले भी क्या आना चाहिए? स्वर वर्ण। प्लस के पहले भी क्या आना चाहिए? स्वर वर्ण। और प्लस के बाद भी क्या आना चाहिए? स्वर वर्ण। क्या आना चाहिए? तो दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा तो क्या बनेगा? स्वर संधि बनेगा। क्या बनेगा? स्वर संधि। क्या बनेगा? स्वर संधि। बोलिए, किसी को दिक्कत? तो स्वर संधि किसे कहेंगे?
तो दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि। अगर आपको ये टॉपिक अगर नहीं समझ में आया तो अभी केवल आपको हमने संधि का परिचय बता रहे हैं। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं वहां पे हमने सारा क्लियर करेंगे कि ये विद्या प्लस आल्य से विद्यालय ही क्यों बना, इसके बारे में हम बताएंगे जब हमने स्वर संधि के प्रकार पढ़ेंगे। तो अभी आपको केवल ये समझना है कि प्लस के पहले स्वर कैसे है और प्लस के बाद स्वर कैसे है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये विद्या की बात कर रहे हैं, हमने थोड़ा सा तोड़ रहे हैं। तो विद्या में आप लिख सकते हैं ऐसे विद्या और प्लस में क्या? आ, क्योंकि विद्य प्लस आ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? विद्या। और ये पहले वाला प्लस है ही, और इधर से देखिए पहले वाला वर्ण है आ, और इधर से है लय। क्या है? लय। तो आप ध्यान दीजिएगा, हमने बताया अभी कि संधि दो वर्णों के मेल है। संधि क्या है? दो वर्णों के मेल। और वो कौन सा दो वर्ण? तो एक प्लस के ठीक पहले वाला जैसे आ दिख रहा है, और एक प्लस के ठीक बाद वाला वो भी आ दिख रहा है। तो आ भी स्वर वर्ण है और आ भी स्वर वर्ण है, इसलिए हमने लिखे प्लस के पहले भी रहेगा स्वर वर्ण और प्लस के बाद भी रहेगा स्वर वर्ण। तो दो स्वर वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा उसी को क्या कहेंगे? स्वर संधि। उसी को क्या कहेंगे? स्वर संधि। तो ऐसे ही ठीक जितने भी उदाहरण दिया गया है सब प्लस के पहले भी स्वर आएंगे और प्लस के बाद भी स्वर आएंगे। तो बोलिए विद्या प्लस आल्य क्या बनेगा? विद्यालय। भानु प्लस उदय क्या बनेगा? भानुदय। और देव प्लस आल्य क्या बनेगा? देवाल्य। अगर आपको ये टॉपिक अगर क्लियर नहीं होता है तो हमने आपको पढ़ाएंगे कि संधि का प्रकार, और वहां पे आपको सारा A to Z क्लियर करेंगे। चलिए आगे बढ़े। अभी हमने केवल संधि का परिचय पढ़ रहे हैं कि संधि किसे कहेंगे, संधि कितने प्रकार के होते हैं, और उसका सारा का परिभाषा हम लोग देख रहे हैं। आपको उदाहरण पर भी उतना जोर नहीं देना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने अगला है व्यंजन संधि। अगला क्या है? ध्यान दीजिएगा, अगला है व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि किसे कहेंगे? व्यंजन संधि तो कहता है व्यंजन वर्ण के साथ। किसके साथ? व्यंजन वर्ण के साथ, यानी प्लस के पहले क्या रहेगा? व्यंजन वर्ण। प्लस के पहले क्या रहेगा? व्यंजन वर्ण। और कह रहा व्यंजन वर्ण के साथ कोई स्वर आ जाए या कोई व्यंजन वर्ण आ जाए, और मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा और जो शब्द बनेगा या जो बनेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? व्यंजन संधि। तो प्लस के पहले व्यंजन वर्ण रहेंगे, लेकिन प्लस के बाद व्यंजन भी हो सकते हैं, व्यंजन भी हो सकते हैं और स्वर भी हो सकते हैं। यानी व्यंजन वर्ण हो सकते हैं या स्वर वर्ण हो सकते हैं, और व्यंजन वर्ण और व्यंजन वर्ण के मिलने से जो बनेगा वो कौन संधि कहलाएंगे? व्यंजन संधि। या तो व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण के मिलने से जो बनेगा वो भी क्या कहलाएंगे? व्यंजन संधि। वो भी क्या कहलाएंगे? व्यंजन संधि। क्या बोलिए, इतना में किसी को दिक्कत? तो ध्यान दीजिएगा, व्यंजन संधि किसे कहेंगे? तो व्यंजन वर्ण के साथ कोई स्वर वर्ण आए या कोई व्यंजन वर्ण आए और उसके मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा तो वैसे संधि को क्या कहेंगे? व्यंजन संधि। क्या कहेंगे? व्यंजन संधि। ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ उदाहरण है, आपने ध्यान दीजिएगा। हमने आपको इसमें बता रहे हैं कि कैसे व्यंजन व्यंजन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे त हलंत है, स और त हलंत। इसका मतलब ये जो प्लस के पहले है त हलंत, क्या व्यंजन वर्ण है या नहीं? बिल्कुल व्यंजन वर्ण है। तो हलंत क्या है? व्यंजन वर्ण। और ये जो ज है तो ज हलंत जोड़ अ से बनता है ज, और इधर न और न, तो अन्ना, और इधर है ज। तो ध्यान दीजिएगा, इधर त हलंत और इधर ज हलंत। तो प्लस के पहले भी व्यंजन और प्लस के बाद भी व्यंजन। तो व्यंजन वर्ण और व्यंजन वर्ण के साथ, यानी एक व्यंजन वर्ण के दूसरे व्यंजन वर्ण के साथ में जब मेल होगा और जो विकार उत्पन्न होगा तो वैसे संधि को क्या कहेंगे? व्यंजन संधि। यानी व्यंजन संधि में आप एक ही चीज बात ध्यान में रखिएगा कि प्लस के पहले फिक्स है कि व्यंजन वर्ण रहेंगे और प्लस के बाद व्यंजन भी रह सकते हैं और स्वर भी रख सकते हैं। तो व्यंजन भी रहेंगे या स्वर भी रहेंगे, फिर भी वो कौन संधि कहलाएंगे? व्यंजन संधि। चलिए उसका कुछ उदाहरण देख लीजिएगा। तो उदाहरण है
सत धन जन से बनेगा सज्जन। सत धन जन से क्या बनेगा? सज्जन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, इसलिए आप ये सारा उदाहरण को उतार लीजिएगा कॉपी में। और आगे है सत धन आनंद से बनेगा सदानंद। क्या बनेगा? अगला है उत धन चारण, इससे क्या बनेगा? उच्चारण। चलिए, किसी को दिक्कत है? अगर जो भी बच्चे को दिक्कत है तो आपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आज माफ कीजिएगा, आज हमने लाइव फिर नहीं आ पाए, किसी कारणवश से नहीं आ पाए, तो आपसे हमने कल अब जरूर मिलेंगे लाइव में, और आप लोग 7 बजे जरूर जुड़ जाइएगा। और आज हमने देखिए आप ही लोगों के लिए काम कर रहे हैं, आज नहीं आ पाए लाइव, इसके कारण से हमने आपको रिकॉर्डेड वीडियो दे रहे हैं और आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए, अब नेक्स्ट बात है विसर्ग संधि की। नेक्स्ट बात किसका है? विसर्ग संधि की। तो चलिए, अब हमने क्या पढ़ेंगे? विसर्ग संधि। क्या पढ़ेंगे? विसर्ग संधि। तो ये संधि का तीसरा पार्ट है, यानी संधि का तीसरा प्रकार है, तो जिसे हमने क्या कहेंगे? विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि कहते किसे है? कह रहा है विसर्ग के बाद कोई स्वर आए या कोई व्यंजन आए। जैसे ये प्लस है और प्लस के पहले फिक्स है, क्या आएगा? विसर्ग आएगा। क्या आएगा? विसर्ग। प्लस के पहले फिक्स है कि क्या आएगा? विसर्ग आएगा। लेकिन प्लस के बाद हो सकता है स्वर भी आ सकते हैं, यानी स्वर वर्ण भी आ सकते हैं, या व्यंजन वर्ण भी आ सकते हैं। स्वर वर्ण भी आ सकते हैं या व्यंजन वर्ण भी आ सकते हैं। तो कह रहा है विसर्ग के बाद कोई विसर्ग रहेगा, और विसर्ग के बाद क्या आएंगे? या तो कोई स्वर वर्ण आएंगे या तो कोई व्यंजन वर्ण आएंगे। और आने से और ये दोनों का योग होगा, मिलेगा, और मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा, तो वैसे संधि को क्या बोलेंगे? विसर्ग संधि। वैसे संधि को क्या बोलेंगे? विसर्ग संधि। क्या बोलेंगे? विसर्ग संधि। तो ध्यान दीजिएगा, यानी प्लस के पहले देखिए यहां पे है प्लस, और प्लस के ठीक पहले क्या है? विसर्ग। प्लस के ठीक पहले क्या है? विसर्ग। और प्लस के बाद क्या है? व्यंजन वर्ण। प्लस के बाद क्या है? व्यंजन वर्ण। तो निह प्लस छल से क्या बनेगा? निश्छल। क्या बनेगा? निश्छल। पूरा देखिए, प्लस के पहले क्या है? विसर्ग, और इसके पहले है ह हलंत जोड़ ई, तब बनता है ही, यानी ह हलंत है, इसका मतलब व्यंजन है। तो प्लस के पहले विसर्ग और प्लस के बाद क्या है? व्यंजन। तब पूरा जोड़ हिता से क्या बनेगा? पुरोहिता। क्या बनेगा? पुरोहिता। और निह जोड़ चला से क्या बनेगा? निश्चला। क्या बनेगा? निश्चला। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तभी हमने, आप जितना दूर तक शेयर कीजिएगा तो हमको मोटिवेशन मिलेगा। और जो भी आप लोगों को अगर जितना हमें प्यार देंगे तो और हमने अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। लेकिन हाँ, कल हम शाम में लाइव जरूर आएंगे। आज किसी कारणवश से हमने नहीं आ पाए हैं, लेकिन कल शाम में हमने लाइव जरूर आएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, दूर दूर तक शेयर कीजिए, और जो अभी तक भी अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऑल बटन पर जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।